हेलो एवरीवन, मैं हूं शिवम द्विवेदी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्ञानोदय के गुरुजी। आज के इस सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th की मैथ के 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। अब ये बात आपको सभी को पता होगी कि इस चैनल पे अगर बहुविकल्पी प्रश्न भी पढ़ाया जाता है तो वो ऐसे पढ़ाया जाता है कि अगर उसका कॉन्सेप्ट आपने अच्छे से क्लियर कर लिया तो आप बड़े बड़े क्वेश्चंस को भी कर सकते हो। यानी कि अगर आप 1 नंबर का प्रश्न करोगे तो वो भी 2 नंबर में अगर आ गया तो उसको भी आराम से कर लोगे। मीन्स कि अगर बहुविकल्पी होगा तो टिक मारने वाला होता है और अगर 2 नंबर का होगा तो लिखने वाला होगा। पर आपको एक सच्चाई नहीं पता है, मैं आपको सच्चाई बताता हूं कि बोर्ड पेपर में जो बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, जैसे 2024 में अगर बहुविकल्पी आया है कोई, तो हो सकता है कि 2025 का जब बोर्ड एग्जाम हो तो वही प्रश्न आपको 2 नंबर का मिल जाए। तो हर एक बच्चे को इस चीज का ध्यान रखना चाहिए कि किसी भी प्रश्न को सॉल्व करते टाइम पे उसके दिमाग में ये होना चाहिए कि अगर ये प्रश्न इतने नंबर का आ जाएगा तो आखिर हम कैसे करेंगे। ये बहुविकल्पी है तो फिर हम इसको कैसे 2 नंबर में अगर आएगा तो हम लिख के कैसे करेंगे, राइट। इन चीजों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। जैसा कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं बच्चों की संख्या अधिक हो चुकी है, ज्यादा संख्या में बच्चे हमारे साथ जुड़ चुके हैं और जितने बच्चे इस सेशन में हैं उससे कहीं ज्यादा बच्चों ने लाइक कर दिया है। ये अपने आप में एक अलग ही बात है, राइट। तो चलिए, हमारी संख्या क्रॉस होके 1000 प्लस हो चुकी है और मुझे उम्मीद है कि आज के इस सेशन में बच्चों की संख्या रिकॉर्ड तोड़ने वाली होगी, राइट। सो मैम, कितने सारे बच्चे आ गए हमारे साथ, एक बार जल्दी से बताना। और क्या मैम मेरी आवाज आ रही है अभी बच्चों को? क्या बच्चों को मेरी आवाज आ रही है? एक बार जल्दी से बता दो, मैं अपनी आवाज चेक कर लेता हूं, फिर उसके बाद फटाफट से क्लास को शुरू करता हूं। ठीक है, चलिए शुरू किया जाए, स्टार्ट करते हैं। जब भी हम किसी भी चीज को की शुरुआत करते हैं तो थोड़ा सा मोटिवेशन कभी कभी हमारे लिए जरूरी होता है। यहाँ पे कुछ लाइन लिखी है, वो लाइन क्या लिखी है? लिखा हुआ है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। ये बात बिल्कुल सही है। आपने कभी सोचा है कि आप एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कब चैप्टर को कंप्लीट कर जाते हो? एक एक क्वेश्चंस को सॉल्व करते करते कब आप इतने पावरफुल हो जाते हो कि आप एक बोर्ड पेपर देने के लिए जाते हो, राइट। आप क्या करते हो? बोर्ड पेपर की देने के लिए जाते हो। आप सोचिए कि आप एक छोटा सा प्रश्न सॉल्व करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके करते करते इतने प्रश्न सॉल्व कर लेते हैं कि बोर्ड पेपर आपसे हो जाता है। ठीक है, सो बच्चों स्टार्ट किया जाए। फाइनली एक बार जल्दी से बता दो, स्टार्ट किया जाए। एक बार फायर इमोजी हो जाए और फिर स्टार्ट कर दिया जाए भाई। फाइनली एक बार फायर इमोजी, फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए भैया, ठीक है, फायर इमोजी होती रहेगी। पहला प्रश्न हमने आपकी नजरों के सामने रखा है कि किन्हीं दो संख्याओं का एलसीएम अगर 75 है और उसका एचसीएफ 5 है तो एक संख्या अगर उनमें से 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी यहां पे दिया गया है कि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक संख्या का उन दोनों संख्याओं में एचसीएफ जो है वो 5 है और एलसीएम जो है वो 75 है। फिर बोला गया कि अगर एक संख्या हमारे पास 15 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। बहुत सिंपल है, एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर दो, यानी कि 75 को 5 से गुणा कर दो और जो भी संख्या आपको दी हो उससे आप डिवाइड कर दो। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आएगा। यानी कि 15 एकम 15, देखो अगली लाइन में करेंगे, हल करेंगे इसको। ठीक है, 15 एकम 15 तो 75, ये 5 और उसके बाद ये 15, 15 एकम 15, 15 पचे 75 और सॉल्व करने पे हमारे पास जो आंसर आया वो आया 5 गुणे 5। और बच्चों 5 गुणे 5 जो होता है वो 25 होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है जिसकी वजह से ये आंसर आया है। तो फॉर्मूला भी साथ साथ में लिखते चलना। जो बच्चों फॉर्मूला यूज हुआ है वो ये यूज हुआ है कि पहली संख्या, फॉर्मूला जो यूज हुआ है बच्चों वो यूज हुआ है पहली संख्या गुणे में दूसरी संख्या। बहुत बढ़िया बढ़िया से प्रश्न लाए हैं आज के इस सेशन में। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, मासा गुणे लासा। ये हम लोगों ने आज फॉर्मूला यहां पे यूज किया है। अब ये जो पहली संख्या दी गई थी ये हमें 15 दी गई थी और दूसरी संख्या हमें ज्ञात करनी थी, तो 15 को हम नीचे ले जाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या। तो यही मासा गुणे लासा बटे पहली संख्या बराबर
दूसरी संख्या। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर सी दिया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 70% बच्चों ने इसका आंसर जो दिया है वो सी दिया है। बहुत बढ़िया लग रहा है कि आप लोग फटाफट से आंसर कर रहे हो। अगले प्रश्न पे आ जाओ। और जानकारी के लिए बता दें कि ये वाला जो बोर्ड पे ये वाला प्रश्न आप लोग देख रहे हो, ये 2023 में बोर्ड एग्जाम में आया है। 2023 के बोर्ड एग्जाम में आया है ना? एक बार सारे बच्चे फटाफट से फायर इमोजी के साथ बताओगे कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और 2023 के एक सेट में ये प्रश्न आया 1 नंबर का, और दूसरे सेट में यही प्रश्न आ गया बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर का। तो भैया हमें हल करना तो आना चाहिए, ऐसा तो है नहीं कि हम टिक मार देंगे और काम चल जाएगा, राइट? चलिए सॉल्व करते हैं। p माइनस 1/p, बच्चों p की वैल्यू दी गई है a प्लस बटे a माइनस b, है ना? ये वैल्यू दी गई है, तो p की वैल्यू हम लोगों ने लिखी a प्लस b और फिर a माइनस b, बीच में माइनस है। अच्छा ये 1/p है ना? सोचिए p की वैल्यू अगर ये है तो 1/p की वैल्यू क्या होगी? अरे उल्टा कर दो, है ना? यानी इसको उल्टा कर दो, ये ऊपर और ये नीचे, यानी ये आया a माइनस b और बटे में a प्लस b। ये किसकी वैल्यूज हो गई? ये आ गई p की वैल्यू और ये हो गई 1/p की वैल्यू। बच्चों बस 1 सेकंड, ये AC बंद कर दूं भाई, है ना? तो ये अब इसका हम लोग क्या करेंगे बच्चों? एलसीएम ले लेंगे। तो एक बार आया a माइनस b, फिर आया a प्लस b, यही तो आया। अब देखो a माइनस बी से a माइनस बी खत्म, a प्लस बी बचा। इस a प्लस बी का अगर हम a प्लस बी से गुणा करेंगे तो आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये आया। फिर बीच में माइनस, ये इससे खत्म, माइनस आया, माइनस वाले का यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब देखो क्या करेंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये फॉर्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, फिर उसके बाद ब्रैकेट माइनस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, राइट? नीचे हमारे पास एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखो, अगर हम इसको लिखें तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ब्रैकेट जैसे ही खोलेंगे तो a स्क्वायर माइनस का, बी स्क्वायर भी माइनस का, और प्लस में क्या आएगा? 2ab आएगा। बोलो क्लियर है इतनी बात? नीचे है हमारे पास a स्क्वायर प्लस माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों ध्यान से देखना, ये इससे खत्म हो गया, a स्क्वायर से a स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab में ये वाला 2ab जोड़ेंगे क्या आएगा? 4ab। जोड़ने के बाद क्या आ गया? आ गया हमारे पास 4ab, और बटे में क्या हुआ? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर के हमें सबसे पहले क्या करना है? मान रखने हैं। मान रखने के बाद फिर हमें एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला खोलना है। फॉर्मूला खोलने के बाद ये वैल्यूज कट जाएंगी, ब्रैकेट खोलते ही जैसे ही कट जाए फिर मुझे क्या करना है? 2ab को 2ab में जोड़ देना है। आंसर क्या आएगा? 4ab। फिर उसके बाद a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। आ गई मेरी बात समझ में यहां तक? और बच्चों की संख्या तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। मैम कितने संख्या में बच्चे हो गए? 1500 प्लस बच्चे। वेल डन, वेरी गुड, ठीक है। और बहुत सारे बच्चे तो डर के भाग जाते हैं, बोलते हैं अरे सर ये तो इतना बड़ा सवाल। भैया ये इतना बड़ा सवाल ही है, ठीक है। तो क्या आया? 4ab और बटे में आया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गई इतनी बात? आराम से, किसी को कोई डाउट नहीं? चलिए, कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है बच्चे इसकी, ठीक। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये वाला जो प्रश्न आप देख रहे हो ये भी प्रश्न 2023 बोर्ड एग्जाम का है। तो अभी 2023 बोर्ड एग्जाम का है। और एक बात और भी आपको बतानी है कि कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपकी मैम लेकर के आ रही हैं। तो कल का एक आपको बहुत बड़ा गिफ्ट दिया जा रहा है। गिफ्ट बच्चों ये है कि कल शाम 7 बजे, ध्यान से सुनिएगा, कल शाम को 7 बजे मैम आपकी एक बहुत बड़ा सरप्राइज लेके आ रही हैं, है ना। और
सातों सेट के जो उत्तर प्रदेश बोर्ड में 7 सेट बनते हैं, उनमें से हिंदी के बहुत बेहतरीन से प्रश्नों को छांट के लेकर के आ रही हैं, जो कि बच्चों 2024 में आए थे और 2025 में आने की उनकी पूरी संभावना है। साथ ही साथ एक बात और, 2025 के बोर्ड 2024 के बोर्ड एग्जाम में हर सेट से 4-4, 5-5 ऐसे एमसीक्यूज बन गए थे जो कहीं भी दिए नहीं थे। हमारी टीम ने उसका एनालिसिस करने के बाद ये निकाला कि ये एमसीक्यूज कहां से पूछे गए, और वो एमसीक्यूज जहां से पूछे गए वो किताब हमारे पास आ चुकी है। उस किताब से अब मैम ने आपके लिए और प्रश्न इसी वाली क्लास में ऐड कर दिए। ठीक है, मैम ने उस किताब से लगभग 150 प्रश्न निकाले हैं और मैम ने बोला है कि हम वो सारे प्रश्न बच्चों को करा देंगे। ठीक है, तो बच्चों अब हिंदी में भी कोई टेंशन नहीं है, कल शाम को 7 बजे लाइव जुड़ जाना। अब बच्चों यहां पे लिखा हुआ है हमारे पास, देखो 50x² और फिर लिखा है 98 बच्चों क्या y², और फिर मेरे मुन्ना फिर बच्चों लिखा है हमारे पास 10x और माइनस का 14y। अगर आप ध्यान से देखो तो ऊपर कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? 2 कॉमन है ना, 2 कॉमन। अगर ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा हमारे पास 25x² और ये बचेगा हमारे पास 49y², है ना। फिर नीचे बच्चों हमारे पास बचेगा 2 कॉमन लेने के बाद 5x माइनस 7y। अच्छा, ये 2 से 2 तो खत्म हो जाएगा। अच्छा, इस 25 को क्या लिख सकते हो? इस 25 को लिख सकते हो 5 और x का स्क्वायर, यानी 25 का 5 का स्क्वायर x का, ये लिख सकते हो। फिर उसके बाद आया हमारे पास 7y का होल स्क्वायर। ये सब बेसिक प्रश्न होते हैं। नीचे वाले को ऐसे ही लिखा रहने दो, नीचे वाले को ऐसे ही लिखा रहने दो। अब बच्चों देखो यहां पे हमारे पास लिखा है, यहां पे हमारे पास लिखा है a² माइनस b², और जब a² माइनस b² होता है तो हम एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं। तो 5x में 7y एक बार जोड़ेंगे मुन्ना, और 5x में 7y एक बार घटाएंगे मुन्ना। फिर उसके बाद नीचे क्या आएगा? नीचे आएगा 5x माइनस 7y। ये ब्रैकेट से ब्रैकेट कट जाएगा, आंसर आएगा 5x प्लस 7y। अब ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है, अब ये हमारा करेक्ट आंसर हो चुका है। एक बार फटाफट से बता दो, यहां तक सभी को क्लियर हो गया? अरे बच्चे ए और बी में कंफ्यूज हैं, पर बच्चों देखो एक सिंपल सी चीज है, मैं आपको ट्रिक भी बताता हूं। इस तरीके का प्रश्न आएगा, अगर नीचे माइनस वाली संख्या लिखी होगी तो एक बात याद रखना, फिर आंसर प्लस वाला ही आएगा। माइनस वाले आंसर तो पहले भी नहीं आ सकते, क्योंकि माइनस फिर ऊपर वाले से एक ब्रैकेट तो कट ही जाता है। तो अगर यही प्रश्न बोर्ड पेपर 2025 में आ जाए और सेम टू सेम दे दिया जाए और बस यहां माइनस की जगह पे प्लस कर दिया जाए, तो उत्तर फिर ए आ जाएगा। डन? बोलो क्लियर है इतनी बात? देखो हम लोग बच्चों एक बात याद रखना, आज के इस सेशन में हम घोड़े पे सवार होके नहीं आए हैं, हम बहुत आराम से पढ़ने आए हैं, बहुत आराम से पढ़ने आए हैं, भागेंगे नहीं जरा सा भी, बहुत प्यार से पढ़ने के लिए आए हैं बच्चों। ठीक है, अगले प्रश्न पे आ जाओ। ठीक है बच्चों, क्या लिखा है? समांतर श्रेणी 5, 7, 9, 11 डॉट 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 का कौन सा पद 27 है? फिर जानकारी के लिए बता दें, यह प्रश्न भी 2023 का ही है। मोस्टली प्रश्न आज 2023 के ही हम लेके आए हैं। पूछा गया कि भैया कौन सा पद 27 है। अब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वो बोलते हैं सर कौन सा पद में हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं, यानी सर मैं ये नहीं पता कर पाता हूं कि n का मान क्या होगा और an का मान क्या होगा। जैसे मैंने कहा, मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने कहा आपके घर में 4 लोग रहते हैं, एक लड़के का नाम 2 है, दूसरे का नाम 5 है, तीसरे का नाम 8 है और चौथे का नाम 11 है। यानी मैंने कहा एक लड़के का नाम 2 है, दूसरे का 5 है, फिर उसके बाद मेरे बच्चों 8 है और फिर उसके बाद 11 है। मैंने बोला ये पूछा कि बता दो तीसरी सीट पे कौन बैठा है, तो मैंने कहा तीसरी सीट पर, यानी ये 3 नंबर जो है ना वो सीट की संख्या है, यानी ये पद की संख्या है, और जो पद है वो 8 है, यानी ये जो 8 है वो होता है an, और ये 1, ये 2, ये 3, ये तीसरे पे बैठा है, यानी n बराबर कितना है 3,
बच्चे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने पूरा समझा दिया। ठीक, अब बच्चों पूछा गया कि भैया इसका कौन सा पद जो आएगा वो कौन सा आएगा, 27 आएगा। बच्चों सिंपल सी बात, पहला पद बच्चों कितना दिया गया है 5, इसको हम ए से लिखते हैं। फिर उसके बाद डी निकालने के लिए इस 7 में 5 घटा देते हैं, तो ये हमने 7 में 5 घटा दिया, ये आंसर कितना आया 2। डी क्या होता है, सार्वंतर, यानी इन दोनों पदों का अंतर, राइट। फिर उसके बाद बच्चों हम इसको हल करते हैं। हमसे पूछा गया कौन सा पद, तो हमने मान लिया इसका nवां पद 27 है। nवें पद का फॉर्मूला होता है ये, हमने फॉर्मूला लगा दिया बच्चों। ए की वैल्यू को नोट कर दिया 5, एन की वैल्यू यहां लिख दी, पता नहीं है जो कि डी की वैल्यू गुणे में कितना लिखेंगे 2, और ये आ गया 27। ये 5 उधर जाएगा तो ये 2 आ जाएगा ऐसे 2 और n-1 ऐसे लिख दो इसको गुणा करके, और 5 उधर ले जाओ तो 22। ऑलरेडी 5 जो है ना हमने घटा दिया, दिमाग ज्यादा तेज चल रहा है। 27 में से 5 घटा दिया। मैम बताइए हमारे बच्चे आंसर क्या कर रहे हैं इसका, बी को, और 2 नीचे जाएगा तो ये आ गया बच्चों 11, यानी n-1 बराबर आ गया हमारे पास 11। वेल डन मेरे शेरों, वेल डन, बहुत बढ़िया। ये n बराबर कितना आएगा 12, यानी इसका जो 12वां पद होगा वो कितना होगा 27 होगा। अब कुछ बच्चे क्या है, ये कैलकुलेशन नहीं करना चाहते। कुछ बच्चों को क्या चाहिए, कुछ बच्चों को चाहिए ट्रिक। कुछ बच्चों को क्या चाहिए, ट्रिक। अब देखो ट्रिक, जैसे 5 लिखा था तो 2-2 जुड़ रहा है ना हर बार, आप भी 2-2 जोड़ो, 5, 7, 9, 11, 13, ध्यान से देखना, 15, 17, है ना, 19, 21, 23, 25 और 27। अब देखो जरा ध्यान से समझना, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और ये 12वां पद। अगर आप इसको देखोगे तो ये कौन सा पद आया, ये 12वां पद आया। ये तो हुई आपकी शॉर्ट ट्रिक, है ना बच्चों, ये तो हुई बच्चों क्या, हमारी शॉर्ट ट्रिक। बोलो क्लियर है इतनी बात, एक बार फटाफट से बता दो। वेल डन, बहुत बढ़िया मेरे बच्चों, वेल डन। अच्छा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, मेरे बताने के तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं कि अगर सर 2 नंबर में आएगा तो सर हम ऐसे लिखेंगे, अगर सर 1 नंबर में आएगा तो हम ऐसे ही मार के लिख देंगे आंसर, है ना सर, हम ऐसे ही आंसर लिख देंगे, ठीक है ना बच्चों। तो अगर आपको ये मेरे बताने के तरीके अच्छे लग रहे हैं, मेरी ट्रिक्स अच्छी लग रही हैं, तो भैया इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक्स अभी मुझे कम दिख रही हैं, फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज का जो टारगेट है वो वीडियो चलते चलते आज का जो टारगेट है वो 3000 है ना। आप मुझे टारगेट देते हो ना सर ये वाला चैप्टर, और इस रविवार को शाम 6 बजे, सुनिए मैंने कल का सरप्राइज दे दिया, कल दिव्यांशी मैम आपको हिंदी में वो प्रश्न कराने आ रही हैं जो आज तक नहीं कराए गए, और इस संडे को 3 घंटे की महामैराथन के लिए मेरे बच्चों तैयार रहना। 3 घंटे की महामैराथन, और 3 घंटे की महामैराथन में बहुविकल्पी प्रश्न नहीं पढ़ाने वाले हैं हम। 3 घंटे में आपकी गणित का एक ऐसा चैप्टर कंप्लीट करेंगे कि आपके पूरे के पूरे 8 नंबर कंप्लीट करेंगे, 8 नंबर पक्के करेंगे इस रविवार शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक, ठीक है। ओके मुन्ना, चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। क्या लिखा है, लिखा है कि 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा, ये पूछा गया। तो सबसे पहले मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा, लेकिन उस ट्रिक के पहले मैं आपको पहले कॉन्सेप्ट बताऊंगा, क्योंकि अगर 2 नंबर में आया तो कैसे करेंगे मेरे बच्चे, है ना। क्या बोला, 1 से 100 तक। तो बच्चों 1 से 100 तक पहले आप गिनती लिखो, पहले मेरे बच्चे 1 से 100 तक गिनती लिख लो। पहले मेरे नन्ही सी जान क्या लिखेगी, ये लिखेगी क्या, 1 से लेकर के 100 तक नंबर। ओके बच्चों, डन। अच्छा, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये आखिरी में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, an है, यानी ये nवां पद है ना। फिर उसके बाद ये जो 1 लिखा हुआ है ये क्या है, ये हमारे पास पहला पद दिख रहा है बच्चे। फिर उसके बाद यानी इससे पता चलता है कि भैया a बराबर 1 है। आखिरी में जो nवां पद आया है वो 100 है मेरे बच्चों। n बराबर जो है ना वो भी 100 है, क्यों, क्योंकि कुल जो पद आएंगे वो भी तो 100 ही होंगे,
और ए अनवा पद भी बच्चों कितना है, 100 है। डन। अब बच्चों हमने क्या किया, हमें योगफल का एक सूत्र पता है, योगफल का एक सूत्र पता है। क्या होता है योगफल का सूत्र, Sn बराबर n/2 और उसके बाद a प्लस an, ये होता है सूत्र। तो n की वैल्यू कितनी है, 100 बटे में 2। a की वैल्यू कितनी है अगर हम लोग बात करें तो, a की जो वैल्यू है वो है 1 और an की जो वैल्यू है वो कितनी है, वो है 100। इन दोनों को जोड़ेंगे तो आएगा 101 गुणे में 100 बटे में 2, यानी कि 100 बटे 2 करेंगे बच्चों कितना आएगा, ये आएगा 50। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 50-50 करेक्ट आंसर हो जाएगा 50-50। ठीक है ना। चलिए अब ट्रिक की बात करते हैं। जैसे आपसे पूछा जाए 1 से 100 तक, तो आप 100 लिखो, फिर उसके बाद 1 जोड़ दो, उसमें 101 आएगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये आएगा 50-50। समझ गए। अब मान लीजिए मैंने कहा 1 से 75 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल बता दो। अरे सर इतना आसान प्रश्न पूछते हैं आप हमसे, 75 के बाद सर जी 76 आता है, 2 से डिवाइड कर देंगे सर जी, इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर हो जाएगा। अब मैंने कहा 1 से 90 तक, आपने कहा सर अरे बहुत इजी है, 90 गुणे 91 करेंगे सर, बटे में 2 कर देंगे, निकाल लेंगे आंसर। और ये 200% किसी न किसी को तो काटेगा ही, क्योंकि एक सम के बाद दूसरी विषम आती है, एक विषम के बाद दूसरी सम आती है, राइट। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो जाएगा। बोलो समझ में आ गई बात। मेरे बच्चों ने भी मैम बी आंसर दिया है। कितने बच्चों ने मैम बी आंसर दिया था, 78%। बहुत बढ़िया, वेल डन। आगे चलूं, गुड, आगे चलते हैं। यदि समांतर श्रेणी का nवां पद ये है तो आप इसका 7वां पद बता के दिखा दो। बहुत सिंपल है मुन्ना। सबसे पहले हमसे क्या पूछा, मुझसे पूछा A7, क्या पूछा, A7। A7 का मतलब क्या होता है, A प्लस 6D, हमेशा एक घटा के लिखते हैं। ये A7 निकालना है तो मुझे पहले A पता होना चाहिए, फिर मुझे D पता होना चाहिए। तो चलिए भैया इसको हल करते हैं। इसमें पहले 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो आएगा 9 माइनस 5 गुणे 1, सॉल्व करने पे आएगा 9 और ये 5 घटा देंगे, आंसर कितना आएगा, 4 आएगा। फिर 1 की जगह पे फिर हम लोग 2 रखेंगे, तो 9 माइनस 5 गुणे 2, आंसर कितना आएगा, 9 माइनस 5 दूना 10, यानी कि माइनस का 1, ऐसे आएगा। बोलो क्लियर है। अब बच्चों हमने देखा A की जो वैल्यू आ गई है, ये जो A1 और ये बराबर होती है, फिर उसके बाद प्लस 6। D की वैल्यू बच्चों कितनी है, कैसे निकालेंगे, D बराबर कैसे निकालेंगे, ये -1 में हम घटा देंगे 4 को, तो -1 -4, आंसर आया -5, ये आया -5। तो बच्चों 6 पंचे कितना, 30, वो भी माइनस का, 4 में से 30 चले गए, कितना आया, 26। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर बी दिया था, 64% बच्चे। बहुत बढ़िया। कैसे निकाला हम लोगों ने, पहले पहला पद निकाला, फिर पहले पद के बाद दूसरा पद निकाला, फिर दूसरे पद में से, इस दूसरे पद में से हमने पहले पद को घटा दिया, -1 में हमने 4 घटा दिया, आंसर कितना आ गया बच्चों, -5 आ गया। अब -5 आया, A7 A प्लस 6D 4 प्लस 6 गुणे -5 बराबर आंसर आ गया -26। ठीक है मैम, अगर मेरे बच्चे कुछ एक्स्ट्रा भी लिखते हो तो वो भी मुझे बताते रहिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे चलें। अगला प्रश्न है कि यदि द्विघात समीकरण के, ये द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूलों की प्रकृति बता दो। बच्चों इसके तरीके हम आपको बताते हैं, कॉन्सेप्ट बताते हैं। बच्चों याद रखना, विविक्तकर होता है कुछ, क्या होता है, विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है आपको सभी को पता है, अभी मैं लिखकर बताऊंगा। विविक्तकर होता है B² - 4AC, और अगर ये विविक्तकर का मान 0 के बराबर आ गया तो जो मूल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो होते हैं समान, और बच्चों समान होते हैं और वास्तविक होते हैं। अगर जी 11th की बच्चों मैथ पढ़ाते हैं, बहुत टाइम से मैथ चल रही है 11th की, और अगर मेरे बच्चों
इसी विविक्तकर का मान 0 से भी कम आ जाए, यानी कि माइनस में आ जाए, तब इसके जो मूल होते हैं ना वो कैसे होते हैं, वो इसके मूल वास्तविक नहीं होते, यानी कि काल्पनिक होते हैं। और अगर 0 आ जाए विविक्तकर का मान तो मूल वास्तविक और समान होते हैं। और अगर विविक्तकर का मान मेरे बच्चों 0 से बड़ा आ जाए, 0 से बड़ा यानी कि धनात्मक आ जाए, तब क्या होता है, तब इसके मूल जो होते हैं ना वो वास्तविक और समान होते हैं। अब सवाल ये आता है कि भैया विविक्तकर ज्ञात कैसे करते हैं। ठीक है, चलो, तो विविक्तकर ज्ञात करने का तरीका है कि हम b² माइनस 4ac लिखेंगे, और विविक्तकर को अंग्रेजी भाषा में डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं, इसलिए इसको हम d से लिखते हैं। अब देखिए ध्यान से इस चित्र, इसको देखिए, ये जो x² के आगे लिखा होता है वो a होता है, और a बराबर इस प्रश्न में दिया गया है 1, और जो ये लिखा होता है ये हमारे पास माइनस जो 1 लिखा है ये अचर पद यानी कि c होता है, तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 1, और x² के आगे जो होता है वो a होता है, और जो x के आगे होता है वो b होता है, जो कि यहाँ पे 1 दिख रहा है मुझे, है कुछ नहीं तो कितना है 1, ये 1 का स्क्वायर हो गया। अब 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, और ये 4 एकम 4 और 1 आ गया, यानी विविक्तकर का मान कितना आया 5। आपने देखा कि ये जो विविक्तकर का मान आया है, यानी ये जो d का मान आया है वो 0 से बड़ा आया है। और 0 से बड़ा कैसे पता चलता है, अगर प्लस में आए तो 0 से बड़ा, 0 आ गया तो 0 ही रहेगा, और अगर माइनस हो गया तो फिर इसका मतलब 0 से छोटा। तो बच्चों ये जो विविक्तकर आया है वो क्या आया है, 0 से बड़ा आया है, यानी कि 5 आया है। तो 0 से बड़ा आता है तो मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान। मैम मेरे कितने बच्चों ने इसका आंसर ए दिया है जी? हाँ, बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर जो है ना, कल जो मैम हिंदी के प्रश्न कराएंगी वो रचनाएं कराएंगी। ठीक है, तो यहां पे द्विघात समीकरण x² प्लस x माइनस 1 लिखा हुआ है। अब x² के आगे तो 1 था, x के आगे 1 था, और उसके बाद c पद भी हमारे पास कितना है, वो माइनस का 1 है, वो हमने यहाँ पे लिख दिए, और 4 1 5 हो गया आंसर। बोलिए समझ में आ गया? एक बार जल्दी जल्दी से फायर इमोजी हो जाए अगर क्लियर है मेरे बच्चों को। ठीक है, डन डन बच्चों, चले ओके। अब ये देखो, ये वाला जो प्रश्न है ना, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2022 में आया, 2023 में आया, 2024 में आया। ये ऐसा प्रश्न है जो हर साल पूछा जाता है, और ये प्रश्न कॉन्सेप्ट वाला है भैया, यानी ये प्रश्न कॉन्सेप्चुअल है मेरे मुन्ना। कैसा है? कॉन्सेप्चुअल है। क्या लिखा है प्रश्न? प्रश्न लिखा है कि द्विघात समीकरण 2x² माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करके बताइए। और ऐसे प्रश्न को बोलते हैं कूट वाला प्रश्न, जिसमें इस तरीके के कुछ कथन दिए होते हैं, फिर पूछते हैं कौन सही है कौन गलत है, और यहां पर आंसर करना होता है, यहां पर आंसर करना होता है। ठीक, चलिए अब सबसे पहले यहां नजर मार लो। यहां पर मुझे यह पता चल रहा है कि 3 कोई ऐसे हैं जो सही नहीं है, क्योंकि ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना, या तो ए ही सही है बाकी सब गलत है, या तो कोई 2 जोड़े में सही है, ये बात पता चल रही है। और ए इसमें भी है, ए इसमें भी, ए इसमें भी, तो ए के सही होने के चांस ज्यादा दिख रहे हैं। ठीक है, और अगर ए गलत हो जाए तो फिर ये वाला आंसर आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहीं पे टिक मार देना। सोचिए कितना बेहतरीन तरीका मैंने बताया कि अगर तुक्का भी मारना है ना तो केवल पहले को सॉल्व देख लो और बाकी को तुक्का मार दो, है ना? क्लियर? चलिए भैया देखिए, लिखा है दिए गए समीकरण का व्युत्तर 0 से कम है। तो सबसे पहले हमने देखा कि a बराबर यहां से मिल रहा है 2, b बराबर जो दिख रहा है वो दिख रहा है माइनस का 4, और जो c बराबर दिख रहा है वो कितना दिख रहा है, 3 दिख रहा है। विविक्तकर सॉल्व करते हैं। विविक्तकर होता है b² माइनस 4ac, b की वैल्यू है माइनस का 4, इसका स्क्वायर कर देंगे मुन्ना 4, a की जो वैल्यू है ना वो 2 है, और c की जो वैल्यू है वो 3 है। मुझे नहीं लगता कि यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी। अब 4 का स्क्वायर 16, और 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24। इस बात से यह पता चला कि जो आंसर आया वो आया माइनस का 8। आंसर जो आया वो कितना आया, माइनस का 8 आया। 4 दूनी 8, 8 त्रिक
24, 16 में से 24 माइनस हो गए -8। ये दिए गए समीकरण का व्युत्कर शून्य से कम है, ये बात एकदम सही दिख रही है, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, समीकरण के मूल वास्तविक नहीं है, ये बात भी सही है, इसके मूल काल्पनिक होंगे, और समीकरण का व्युत्कर शून्य है, ये बात गलत है। समीकरण के मूल वास्तविक है, ये बात भी गलत है। यानी ए और बी सही दिख रहा है और करेक्ट आंसर होगा पहला वाला, यानी ए आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। ऐसे प्रश्न जब बोर्ड पेपर में आते हैं तो समझ लीजिए कि बहुत आपके लिए जरूरी होते होंगे, और ऐसे प्रश्न जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं। राइट, ए और बी सही है, वेल डन। अनुज पटेल, प्रिंस, शिव कुमार, प्राची, विवेक, जैस्मिन, अमन, कृष्णा, उदय, विष्णु, बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट, अब ये प्रश्न देखो, ये प्रश्न जो है ना 2023 के बोर्ड एग्जाम में एक सेट में पूछा गया बहुविकल्पी, और एक सेट में पूछा गया 2 नंबर का, और ये प्रश्न एनसीईआरटी का है। क्या लिखा है? लिखा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा, ऐसे लिखा है, ठीक है, और फिर लिखा है 1 माइनस साइन थीटा। एनसीईआरटी में ये बहुविकल्पी प्रश्न दिया गया है बेटा। अब देखो इसको साइन कॉस में बदलते हैं। सेक थीटा को हम लिख सकते हैं 1 कॉस थीटा लिख सकते हैं, और टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बोलिए यहां तक सभी को समझ में आ गई इतनी बात? ऐसे ही तो लिखेंगे, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है ना, 1 माइनस साइन थीटा। मैम हमारा काला चश्मा दे दो, बड़े दिन से हम काले चश्मे को नहीं लगाए हैं, ठीक है ना। हाँ, तस्वीर खींच लेना हमारी, है ना। देखो क्या है, सेक थीटा को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस थीटा, और टैन थीटा को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस थीटा। अब बच्चों इसका एलसीएम ले लेंगे, आंसर क्या आएगा? ये आएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा खत्म, बचेगा क्या? 1, और फिर यहां से भी कॉस से कॉस खत्म, ये आ गया बच्चों 1 प्लस साइन थीटा। आ गई बात समझ में? फिर आ गया हमारे पास 1 माइनस साइन थीटा। अच्छा, अगर यहां देखो तो 1 प्लस साइन थीटा, और यहां पे लिखा है 1 माइनस साइन थीटा, यानी एक बार ये a प्लस बी है, और ये एक बार a माइनस बी है। डन। अब ये क्या होता है, अगर यहां हम लोग ध्यान से देखें तो एक फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी a प्लस बी वाला, तो a प्लस बी और a माइनस बी क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो उस हिसाब से 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, और नीचे बच्चों कॉस थीटा, ठीक। अच्छा, 1 का स्क्वायर तो एक ही होता है, यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, जो कि होता है कॉस स्क्वायर थीटा, और बच्चों नीचे क्या आ गया? कॉस थीटा। अब यहां से ये खत्म, क्योंकि वो ऊपर 2 बार था। अब बचा क्या मेरे बच्चों? बचा हमारे पास सिर्फ कॉस थीटा, और यही क्या हो गया? आंसर हो गया। इसकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, एक शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बता दूं मैं आपको, शॉर्ट ट्रिक है इसकी, बता दूं, रट लो। इसके अलावा शॉर्ट ट्रिक कोई नहीं है बच्चे त्रिकोणमिति में, ठीक है ना। चलो आगे, वेल डन सर, आपको अपना दोस्त मानती हूं, थैंक यू सर, आपको मैं अपना दोस्त मानती हूं, थैंक यू बेटा, ठीक है ना। चलो आगे, ओके वेल नेक्स्ट। अब ये प्रश्न देखो, जानकारी के लिए बता दो कि 2023 में आया हुआ है, क्योंकि मोस्टली प्रश्न 2023 से छांट के लाए हैं आज हम। लिखा हुआ है कि थीटा का जो भी मान है वो 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से कम है। इससे आपका प्रश्न सॉल्व नहीं होगा। प्रश्न सॉल्व होगा कि अगर साइन थीटा बराबर y है तो कॉस थीटा का मान क्या होगा। कैसे पता चलेगा, कैसे सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को? हम लोग पहले साइन थीटा और कॉस थीटा में एक संबंध निकालेंगे। क्या करेंगे? कॉस थीटा और साइन थीटा में एक संबंध निकालेंगे और कॉस थीटा का मान लिखेंगे साइन थीटा के पदों में।
अब बहुत सारे बच्चे पूछते हैं ना कि सर एक बात बताइए कि एक्सरसाइज 8.3 में जो पहला दूसरा प्रश्न है उसका क्या उपयोग है। आज पता चल रहा है ना एक्सरसाइज 8.3 में उपयोग कहां पे दिख रहा, यही तो सूत्र होता है। पर आपको क्या मिल रहा है, आपको कॉस थीटा निकालना है, तो स्क्वायर को जब उस तरफ ले जाओगे तो आ जाता है क्या, अंडर रूट मेरी जान, क्या आता है, अंडर रूट आता है। तो इस तरीके से अंडर रूट लगा देंगे यानी कि स्क्वायर रूट। अब हमें साइन थीटा का मान कितना पता है, y, तो ये हमने लिख दिया y माइनस ये 1 माइनस वाई का स्क्वायर, यानी कि जो कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई मेरे बच्चों वो कितनी आ गई, कॉस थीटा की जो वैल्यू आ गई वो आ गई कितनी, 1 माइनस वाई स्क्वायर। क्लियर, आ गई बात समझ में। तो यही आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 1 माइनस वाई स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है ना मैम, कितने बच्चे इसका आंसर करेक्ट दिए थे, ओनली 39%। बट आज के बाद तो गलत नहीं करोगे ना बच्चे, फिर से समझा दूं, चलो भाई देखो फिर से समझाते हैं। सबसे पहले हमने लिखा कॉस थीटा का मान साइन के पदों में, स्क्वायर को उधर भेजा मेरे बच्चे, उधर भेजा तो स्क्वायर रूट आ गया मेरे भैया, आ गया। फिर उसके बाद 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दिया, ठीक, 1 माइनस वाई स्क्वायर कर दिया। अब आया कॉस थीटा बराबर 1 माइनस वाई स्क्वायर थीटा, क्यों, क्योंकि साइन के बराबर वाई लिखा हुआ है। क्लियर, आ गया ना समझ में, बहुत बढ़िया। किसी को कोई समस्या नहीं यहां तक। चलिए, एक बच्चा पूछ रहा है कि ऐप में आज हिंदी की क्लास क्यों नहीं हुई। बेटा शक्ति 2.0 बैच, शक्ति 2.0 बैच में क्लास हुई है। शक्ति बैच में लगभग सिलेबस खत्म हो गया है, 2 चैप्टर बचे हुए हैं जो अगले हफ्ते में पढ़ा दिए जाएंगे, ठीक है, फिर रिवीजन स्टार्ट हो जाएगा। तो बच्चों देखो जरा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है हमारे पास, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 5, 15 और 20 के लासा और मासा का अनुपात बता दो। 2022 का प्रश्न, 2022 का प्रश्न कि भैया 5, 15, 20 के लासा और मासा का अनुपात। अक्सर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है लासा और मासा इन दोनों का अनुपात पूछ रहा है। यानी किसका पूछ रहा है, लासा और मासा का अनुपात। यानी आपसे पूछ रहा है कि भैया पहले लिखा है लासा, फिर लिखा है मेरे बच्चों क्या, मासा, और लासा की वैल्यू पहले निकालेंगे फिर मासा की वैल्यू निकालेंगे, उठा के इसमें झोंकेंगे और करेक्ट आंसर आएगा, राइट। तो चलिए भैया सबसे पहले हम निकालते हैं 5, 15 और 20 का लासा। तो भैया 5, 15 और 20 इनका हम लोगों को निकालना है लासा। कैसे निकलेगा 5, 15 और 20 का लासा, तो देखिए 5 को 5 ही तो लिख सकते हो, इसके अलावा तो कुछ नहीं लिख सकते आप। और 15 को क्या लिख सकते हो, 15 को लिख सकते हो 3 गुणे 5 गुणे 1, या 3 गुणे 5 ही समझ लो, लिख लो। 20 को लिख सकते हो मेरे बच्चों क्या, 2 गुणे 2 गुणे 5। अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो 5 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, यानी 5 जो है ना वो कॉमन है। फिर 3 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 3 बचा, 2 बचा, 2 बचा, 5 या 15 और 15, ये 2 दूनी 4, 15 चौको कितना आ गया 60। यानी इसका जो लासा आया वो कितना आ गया 60 आ गया। और मासा क्या आएगा, मासा क्या आएगा भाई, मासा यानी कि जो कॉमन संख्या थी कितनी थी 5, ये हमने निकाल ली कितनी 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 एकम 5 और 12, यानी लासा और मासा का अनुपात आया 12:1। मैम कितने बच्चों ने इसका आंसर डी दिया। बहुत सारे बच्चे तो इसका मतलब ही नहीं समझ पाए होंगे कि आखिर ये प्रश्न पूछना क्या चाहता है ना। एक बार जल्दी जल्दी से बता दो। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अरे भैया थैंक यू नहीं बोल पाता है तो तुम लोग हंसते हो मुन्ना, ठीक है। अब ये प्रश्न हो गया भाई हमारे पास कि 15, 5 और 20 के लासा और मासा का अनुपात हो गया। चलिए अगले प्रश्न पे जाएंगे। हमको सब धुंधला धुंधला दिख रहा है। क्या लिखा है बच्चों, लिखा है कि दो संख्याओं ए और बी का लासा जो है ना 36 है, मासा जो है ना वो 2 है। तो पूछा गया कि भैया ए का मान बता दो। ये प्रश्न है ना थोड़ा सा इसमें गड़बड़ी है, यहां एक जगह पे 6 होना चाहिए,
बी की जगह 6 होना चाहिए, सॉरी, बी की जगह पे 6 होना चाहिए। जवाब दीजिए क्या होगा। देखिए, पहली संख्या गुणे में मेरे बच्चों दूसरी संख्या बराबर लासा, और गुणे में बच्चों क्या, मासा। यही तो फॉर्मूला होता है, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा, है ना। अब बच्चों देखो 6 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, तो 36 दुना कितना हो गया 72, और नीचे चला गया 6, 6 कम 6 1, 6 दूनी 12, यानी ए बराबर जो हो गया ना वो कितना आ गया भैया, 12 आ गया। ठीक, तो ए का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, 12 आ गया है, यानी एक संख्या जो होगी वो हमारे पास 12 आएगी। कोई भी इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, इसको बना लेते हैं 11 12 13 14 और बी आंसर करेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जिन बच्चों ने बी आंसर दिया था, जिन बच्चों ने 12 आंसर दिया था वो सारे करेक्ट थे। ठीक है ना, जिन बच्चों ने बी आंसर न दिया था वो बच्चे सारे के सारे क्या हैं, करेक्ट है, मतलब जो 12 दे रहे हैं लिखकर बता रहे हैं। ठीक, अगला देखो, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या अगर इन दोनों के समूह को बना दिया जाए तो इसे क्या बोलेंगे, यानी ग्रुप ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर क्या कहलाएगा। जल्दी से, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को क्या बोलेंगे, फटाफट से जल्दी से बताओ क्या बोलेंगे। तो बच्चों सबसे पहली चीज होती है वास्तविक संख्या। मैम लाइट आ रही है क्या? पहले होता है क्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या दो पार्ट में डिवाइड होती है, पहली होती है परिमेय संख्या और फिर होती है अपरिमेय संख्या। पहले होती है परिमेय संख्या, फिर होती है अपरिमेय संख्या। तो अगर हम परिमेय संख्या को और अपरिमेय संख्या को आपस में मिला दें तो क्या बनकर आएगी, वास्तविक संख्या बनकर के आएगी। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ठीक है, समझ गए क्या आंसर होगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं सर प्राकृतिक संख्या। भाई प्राकृतिक संख्या तो खुद ही परिमेय संख्या से मिलती है, तो कैसे हो सकती है ना, कैसे हो सकती है भैया, समझ गए। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी। ऐसा प्रश्न अगर बोर्ड पेपर में पूछा गया तो दिक्कत हो जाएगी, और ऐसा ही एक प्रश्न 2024 में पूछा जा चुका है, ऐसा ही सेम टू सेम। ठीक है बच्चों, क्लियर है इतनी बात। चलो भाई नेक्स्ट, अगला है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या होगा। चलिए सबसे पहले बता दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो बेटा ये जानकारी आपको होनी चाहिए कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 1 होती है। गलत सोच रहे हो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है, अभाज्य संख्या मतलब जो खुद से ही डिवाइड हो, उसे और कोई डिवाइड ना कर सके। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होती है, सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो होती है 4, क्योंकि भाज्य संख्या एक ऐसी संख्या होती है जो खुद से डिवाइड हो, 1 से डिवाइड हो और कोई दूसरा और भी उसको डिवाइड कर सके, उसको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य 2, सबसे छोटी भाज्य 4, 2 और 4 का गुणा कर देंगे आंसर कितना आएगा, 8 आएगा। मैम कितने बच्चे हमारे आंसर 8 कर रहे हैं, सी को मिला है 55%। सोचिए इतना आसान प्रश्न आया है बोर्ड पेपर में, और आपकी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी अगर ऐसा प्रश्न बोर्ड पेपर में मिला, और ऐसा ही आया है एक। ठीक है, डन, गुड। चलो जोश मुझे थोड़ा कम दिख रहा है, एक बार अगर फायर इमोजी हो जाए तो मुझे पता चलेगा कि भाई जोश कितना हाई है मेरे बच्चों का। एक बार फायर इमोजी हो जाए, फटाफट से फायर इमोजी हो जाए तो मजा आएगा। अगला प्रश्न है हमारे पास कि 625 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक क्या होगा। तो चलिए भैया 625 लिखा और हमने क्या कर दिया, 5 से डिवाइड कर दिया, तो 5 एकम 5, फिर उसके बाद 5 दूनी 10 और 5 बचे 25, फिर से 5 से करेंगे तो आया 25, फिर से 5 से करेंगे तो आएगा 5, फिर से 5 करेंगे 1, यानी 5 गुणे 5 गुणे 5 कितनी बार आ गया, ये आ गया 4 बार। तो करेक्ट आंसर क्या आया, 5 की घात कितनी आ गई भैया,
5 की घात कितनी आ गई? 4। 5 की घात पूछी गई है तो 5 की घात कितनी आ गई? 4 आ गई है, और 4 आंसर जो दिख रहा है मुझे वो करेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ए आंसर करेक्ट होगा। वेल डन। नेक्स्ट, वह धन पूर्णांक जो केवल एक से डिवाइड हो, स्वयं से भाज्य हो, उसे क्या बोलेंगे? वह धन पूर्णांक जो केवल 1 से डिवाइड हो और स्वयं से डिवाइड हो, उसे क्या बोलते हैं? अभी अभी मैंने समझाया, जो 1 से कटे और जो स्वयं से कटे वो अभाज्य कहलाता है, जिसे हम लोग अंग्रेजी भाषा में प्राइम नंबर कहते हैं, जिसे अंग्रेजी भाषा में हम लोग प्राइम नंबर बोलते हैं। ठीक है, डन, ओके। फिर इसके बाद आया, प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है अथवा नहीं लिखा जा सकता है। जल्दी बताइए, ये लाइन कहां पर लिखी है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपके चैप्टर नंबर 1 में लिखी गई है। दूसरी जानकारी बता दें कि 2022 के बोर्ड एग्जाम के सेट नंबर 3 का पहला प्रश्न है, और जो पेपर 2022 में बोर्ड ने जारी किया था उसमें भी ये प्रश्न पहले नंबर का प्रश्न था, जो मॉडल पेपर जारी किया था बोर्ड ने। हर साल बोर्ड मॉडल पेपर जारी करता है, जैसे ही मॉडल पेपर बोर्ड जारी करेगा सबसे पहले हम आपको कराएंगे, निश्चिंत रहिए आप। ठीक है, तो ये कहां लिखा गया है? चैप्टर नंबर 1 की पहली लाइन यही लिखी गई है। अब देखिए, प्रत्येक भाज्य संख्या, आप कोई एक भाज्य संख्या ले लो, जैसे मैंने भाज्य संख्या ले लिया 8, तो इसको अभाज्य संख्या की घातों में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। आप इसको लिख सकते हो 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी आप इसको लिख सकते हो 2 की घात 3। प्रत्येक भाज्य संख्या को प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या की घातों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। ये ऐसे प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए कोई भी पूरे यूट्यूब में नहीं पढ़ाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। हमारा जो प्लान होता है वो ये होता है कि हम हर बच्चे तक पहुंच सके, और साथ ही साथ हम बच्चों को वैसे प्रश्न कराएं जो बोर्ड पेपर में आते हैं। कठिन आसान ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, कोई भी प्रश्न कठिन नहीं होता, कोई भी प्रश्न आसान नहीं होता। अगर आपको आता है तो वो प्रश्न आसान है, आपको नहीं आता है तो वो प्रश्न कठिन है। बोलते हैं कुछ लोग बोर्ड पेपर बहुत कठिन आया, कुछ लोग बोलते हैं बोर्ड पेपर बहुत आसान आया। तो जो पढ़ के जाता है उसके लिए आसान है, जो नहीं पढ़ के जाएगा उसके लिए आसान नहीं होगा। दूसरी जानकारी दे देते हैं, बोर्ड पेपर इस बार निर्धारित तिथि से 15 दिन पहले होने की पूरी संभावना है। थोड़ा सा अपने दिल और दिमाग में डर पाल लो कि बोर्ड पेपर इस बार पहले हो सकता है, 15 दिन पहले हो सकता है। फरवरी के पहले सप्ताह में ही बोर्ड पेपर शुरू हो सकता है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने का समय आपके पास बचता है, और सितंबर के कुछ दिन। डिपेंड अपॉन कि आप कितनी मेहनत करते हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको नंबर मिलेंगे। ठीक है बच्चों, आ गई मेरी बात समझ में? आगे देखो, अगला प्रश्न है कि भैया ये किस प्रकार की संख्या है। आप सोचो, ये एनसीईआरटी में दिया गया है और सिद्ध करने का दिया गया कि भाई सिद्ध करके दिखा दो कि ये फलानी संख्या है। याद आ रहा है प्रश्न? अब बताओ कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या भाई? देखो लिखा है 7 गुणे, जल्दबाजी मत करना, गुणे 13 + 13, ऐसे है। तो अगर आप ध्यान से देखो, इसमें 2 पद हैं, एक पद ये है, दूसरा पद ये है। तो 13 हमने कॉमन लिया, अंदर बचेगा 7 गुणे 11 और प्लस में 1, यहां से 1 बचेगा। यहां से आएगा हमारे पास 77 और 1 78, 78 गुणे 13। अगर किसी संख्या के गुणनखंड में 2 ऐसी संख्याएं आ गई जो 1 को छोड़ करके कोई 2 संख्या आ गई, तो वो कभी भी आपकी अभाज्य नहीं हो सकती, कभी भी अभाज्य नहीं हो सकती। अब आती है कि भाज्य संख्या और विषम संख्या और प्राकृतिक संख्या। ठीक, ये आती है। भाज्य संख्या होने के पूरे चांस हैं, पर विषम है होगी कि नहीं ये देखते हैं। 3 8 24, यानी पीछे जो आएगा वो 4 आएगा। इस बात से ये पता चलता है कि ये विषम भी नहीं होने वाला। ठीक है, ये विषम भी नहीं होने वाला। अब मेरे बच्चों आता है कि अगर हम इनको गुणा कर लें, मान लीजिए हमने 78 गुणे 13 कर दिया। ठीक है, मान लीजिए हमने 78 गुणे क्या कर दिया? 13 कर दिया।
चलिए आज मैं आपको अपने डिजिटल बोर्ड की एक और भी चीज़ दिखाता हूँ। ये है हमारा कैलकुलेटर, और अगर हम 78 गुणे 13 करते हैं तो जो आंसर आता है वो आता है 10-14। जो आंसर आता है वो कितना आता है? वो आता है 10-14। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो 10-14 यहाँ पे दिख रहा है, ये कौन सी संख्या है? हाँ जी, ये एक भाज्य संख्या है। पर मेरे प्यारे बच्चों, ये एक प्राकृतिक संख्या भी तो है, यानी इसके दो दो ऑप्शन करेक्ट हुए। ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। अब आप सोच रहे होंगे सर, एक प्रश्न में दो आंसर करेक्ट होंगे तो हम बोर्ड एग्जाम में क्या करेंगे? तो ये प्रश्न कूट वाला प्रश्न बन के आ सकता है। जैसे यहाँ लिख दिया जाए कि निम्न में से कौन से कथन सत्य हैं, जैसे मैंने अभी एक कराया था आपको प्रश्न, तो ए भी सही है और डी भी सही है। मैम बहुत सारे बच्चे होंगे जिन्होंने ए और डी दोनों नहीं लिखे होंगे। डी को सिर्फ 4% मिला है, डी को सिर्फ 4% मिला है। और मैं आपको सच बताऊं, इसको आप देख के ऐसे बता देते कि ये प्राकृतिक संख्या है। प्राकृतिक संख्या मतलब 1 से लेकर के अनंत तक, और इसका कुछ तो मान आता ही ना, माइनस में तो नहीं आता। तो ऐसे ही देख के बता देते प्राकृतिक है। यानी ए और डी दोनों संख्याएं हमको दिख रही हैं। अभाज्य तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि दो संख्याएं मिल गई हमको। विषम भी नहीं है क्योंकि 8 त्रिक 24 पीछे 4 आ गया। अब प्राकृतिक तो 100% होनी थी और भाज्य तो होनी है। समझ गए? क्लियर है इतनी बात? चलिए नेक्स्ट। अब ये है हमारे पास बहुत बेहतरीन सा प्रश्न आया है। लिखा है कि P और Q अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मासा क्या होगा? जल्दी से बता दो। देखो इसके लिए हम आपको एक बहुत प्यारी सी बात बताते हैं। जो अभाज्य संख्याएं होती है ना, उनमें कुछ कॉमन नहीं होता, सिर्फ एक कॉमन हो सकता है। तो इसका आंसर भी क्या होगा? सिर्फ एक हो जाएगा। ठीक, अब मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं। जैसे मैं बोलूं कि एक संख्या मुझे बता दो जो अभाज्य हो। आपने कहा सर 5। एक दूसरी बता दो जो सर अभाज्य हो। अगर मैं इनका मासा निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा बताओ? अगर मैं इनका मासा निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगा? अरे भैया इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब इनका मासा क्या होगा? एक ही होगा, क्योंकि एक तो सब में कॉमन होता है। ठीक, तो एक आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न आ गया कि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? ये लिखा है कि संख्या 4 की घात n जहां n एक प्राकृतिक संख्या है, क्या n का कोई एक ऐसा मान है जिसके लिए 4 की घात n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है? ये प्रूफ करने के लिए पूछा है। इसको चेक करने के लिए कैसे हम लोग करेंगे इसको? देखो शून्य पर समाप्त हो, इसका मतलब अर्थ पहले बताते हैं। इन्होंने कहा कि 4 की घात n, और फिर कहा कि जो n है ना वो एक प्राकृतिक संख्या है। 4 की घात n, और मैं बताता हूं, 4 की घात 1 हो गई, फिर 4 की घात 2 हो गई, फिर 4 की घात 3 हो गई, क्योंकि मुझे प्राकृतिक संख्या लेनी है। ठीक, तो अब ये पूछा गया कि भैया क्या आंसर आएगा इसका? तो 4 की घात 1 4, 4 की घात 2 4 चौको 16, 16 चौको 64। इस तरीके से पूछा गया कि अगर क्या इसकी जगह कोई एक ऐसी संख्या हो सकती है n की जगह पे जिसका मान 0 आ जाए या 0 पे समाप्त हो जाए, यानी कुछ ऐसा आ जाए, पीछे 0 आए। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा तभी हो सकता है जब इस 4 के हम गुणनखंड करें, इस 4 के हम गुणनखंड करें और उसमें जो आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 2 गुणे 5, यानी कम से कम एक बार 2 होना चाहिए और कम से कम एक बार 5 होना चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो फिर ये होगा समाप्त, अगर ऐसा नहीं हुआ तो नहीं होगा। तो यहां पे पूछा गया कि भैया ऐसी कोई संख्या नहीं है जिससे ये 0 पे समाप्त हो सके। n बराबर 0 तो रख ही नहीं सकते, क्योंकि 0 तो एक प्राकृतिक संख्या ही नहीं है। 2 रखने पे बच्चों आ रहा है 16, अनंत रख दोगे तब भी नहीं होगा। ठीक है ना? यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या है? एक बार फटाफट से बता दो। ओके वेरी गुड। कुछ बच्चे लिख रहे हैं सर इसमें 5 नहीं है इसलिए 0 पे समाप्त नहीं हो सकती। वेल डन, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात मैं आपसे बोलूं, मेरी बात आप ध्यान से सुनोगे मेरी बात? फटाफट से इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि आज हम लोगों को ये वीडियो उन बच्चों तक पहुंचाना है जो बच्चे अभी पढ़ाई नहीं स्टार्ट किए हैं,
या वो बच्चे जिनको अभी प्रॉब्लम हो रही है, कोई कोचिंग नहीं जा रहा, कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो ऑफलाइन कोचिंग छोड़े होंगे, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो शिवम सर से पढ़ने के लिए स्कूल नहीं जाते होंगे। हो सकता है आप उनमें से हो, कमेंट करके बताना क्या आप उनमें से आप हो। हाँ, मैम को चैट नहीं दिख रही है, मतलब आपके मैसेजेस नहीं दिख रहे हैं, तो आपको मैम को चैट नहीं दिख रही है आपकी। बस एक सेकंड वेट, इस प्रश्न का आंसर करिए फटाफट, तब तक आप लोग, तो मजा आ जाएगा। चलिए, क्या लिखा है? लिखा है कि वृत्ताकार पथ पर 3 धावक हैं, एक ही स्थान से दौड़ना शुरू करते हैं। एक एक चक्कर लगाने में 1 घंटा लेता है, दूसरा 3 घंटा लेता है, अगला 5 घंटा लेता है। बताइए कि तीनों को प्रस्थान बिंदु पर पुनः मिलने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है। समझने की कोशिश करिए। एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे 3 धावक हैं, यहां पे पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक, ये जो पहला धावक है वो क्या करता है, 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा कर लेता है। दूसरा धावक, दूसरे नंबर वाला, इसको 3 घंटे लगते हैं तब जाके कहीं 1 चक्कर पूरा होता है। यानी कि जो तीसरा धावक, दूसरा धावक है, वो 1 चक्कर पूरा करने में 3 घंटा लेता है। फिर एक जो है ना वो 5 घंटे लेता है। हम कैसे निकाल लें कि इसका आंसर आ जाए? देखिए, समझने की कोशिश करिएगा। एक धावक को 1 घंटा लगता है, 1 घंटे में 1 चक्कर पूरा, आके इंतजार तो करेगा नहीं, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा, फिर घूमेगा। जब तीसरा घंटा होगा, मेरी बात ध्यान से सुना, जब तीसरा घंटा होगा तो जो पहला और दूसरा है वो यहीं पर मिल जाएंगे। पर जो ये तीसरा वाला है ना, जब 3 घंटे हो जाएंगे तो पहला दूसरा धावक मिल जाएगा, पर जो तीसरा धावक है ना वो कहेगा अरे रुके रे भैया, 5 घंटे हो जाने दो तब हम जाके वहां पहुंचेंगे। तो फिर वो पहला वाला बोलेगा रुको, तब तक 2 चक्कर और मार के आते हैं, उसके 5 चक्कर पूरे हो जाएंगे। फिर तीसरा वाला बोलेगा कि अरे रुको रुको रुको, फिर एक और मार के आते हैं, ठीक है, फिर एक और मार के आते हैं। अब पहला वाला तो पहुंच जाएगा 5 घंटे में। अब जब 5 घंटे में पहुंच के पहला वाला पहुंचा तो उसने देखा पहला दूसरा तो है ही नहीं, खाली पहला ही मिल रहा है। इमेजिन करके देखो, अभी ये दूसरा वाला गायब है। क्यों? क्योंकि ये कह रहा है 1 चक्कर 3 घंटे में होगा, दूसरा 6 घंटे में होगा। तो जब दूसरा 6 घंटे में होगा, पहला पहुंचेगा तो वो कहेगा रुको हम आगे निकल गए। तो ऐसी सिचुएशन में हमें एलसीएम निकालना होता है। क्या निकालना होता है? हमें एलसीएम निकालना होता है, यानी कि 1, 3 और 5, यानी मुझे वह न्यूनतम समय निकालना है जिसपे दोनों मिल जाएं। और इनका अगर हम एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1 गुणे 3 गुणे 5, यानी मेरे बच्चों कितना आएगा? 15। करेक्ट आंसर होगा 15। सिर्फ ऐसे मारना है, ठीक है, सिर्फ ऐसे ट्रिक मार देनी है, राइट। चलो नेक्स्ट। अब इसी तरीके से दूसरा पूछ लिया गया, इसी तरीके से दूसरा पूछ लिया गया। बताइए आंसर क्या होगा? क्या करना है? एलसीएम निकालना है। किसका किसका एलसीएम निकालना है? 3 का, 4 का, 8 का। गुणा मत कर देना 3 4 8 सर जी इसे पीछे करें वैसे कर दें, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो पहले आप 3 लिखोगे, 4 लिखोगे, 8 लिखोगे। फिर भी रुके रहो, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ एलसीएम निकालने की। रुके रहो, मैं आपको अभी ट्रिक बताता हूँ। रुके रहोगे तो क्लियर हो जाएगा। कुछ कॉमन है इसमें क्या? ना, सिर्फ दो कॉमन मिल रहा है, ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो ये 2 बार मिल गया, और एक बार 2 बच गया, एक बार 3 बच गया। तो आंसर आ गया हमारे पास कितना? 24। पोल हटा के ये आ गया कितना? 24। करेक्ट आंसर कितना हो गया? 24 हो गया। अब मैं आपको ट्रिक बताता हूं, ट्रिक बताता हूं। देखो 4 आया था, तो 4 और 8, भाई एलसीएम निकालना है, ध्यान से देखना। 4 के पहाड़े में 8 आता है, 4 का काम खत्म। अब 3 और 8 का एलसीएम क्या निकालोगे? 24। क्लियर हो गई इतनी बात? आंसर आ गया। 3 और 8 को गुणा कर लो, 24 आंसर आ गया। अब अगला प्रश्न देखो। ये प्रश्न जब आता है तो हमारी रूह कांप उठती है। ना जाने बोर्ड पेपर में बोर्ड वालों को क्या लगता है, ये प्रश्न लगातार पूछते रहते हैं। कोई ऐसा वर्ष नहीं जिस वर्ष में आया नहीं, कोई ऐसा वर्ष नहीं जिस वर्ष में यह प्रश्न आया नहीं। मुझे पता नहीं क्या लगता है इस प्रश्न में,
ठीक है, जल्दी बताओ क्या आंसर होगा। देखो क्या बोला गया है, बोला गया है कि 65 और 117 अगर आप इनका मासा निकालते हो तो वो इसके रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात इसके बराबर है। ठीक, यानी आप ऐसे लिखोगे कि 65 व 117 का अगर मेरे मुन्ना आप मासा निकालते हो तो वो 65m माइनस 117 आता है। अब 65 और 17 का मासा निकालते हैं। देखो 13 पचे 65 5 बार में, और 13 नवैया 117। अब इनमें से तो कुछ कॉमन है नहीं, यानी 13 इनका मासा आ गया। मासा कितना आ गया? 13। देखो ये ट्रिक है, अलग से भी निकाल सकते हो आप, आ गया एक से। अब ये जो 65m है ना उधर पड़ा रहने दो, 117 को इधर ले आओ, तो 13 प्लस 117 जुड़ के आ गया 130, ये आ गया 65m। 65 को कहां ले आओ? नीचे, यानी m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। m की जो वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 2 आ गई। आगे मेरी बात समझ में? सर जी 2021 में नहीं पूछा गया, 2021 में बोर्ड पेपर हुआ था। गधैले 2021 कैसे लिख दें हम जब 2021 में पेपर नहीं हुआ? तो आ गई ना बात समझ में? क्लियर? चले आगे, चलो भाई अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट, दो क्रमागत संख्याओं का मासा क्या होता है? दो क्रमागत संख्याएं, जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे मैंने ले लिया 10 और 11, इनका मैंने बोला मासा निकालो। ठीक, फिर मैंने ले लिया 12 और 13, मैंने बोला मासा निकालो। 18 19, मैंने कहा मासा निकालो। आप देखोगे कि तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा। ये तो आप हिंट लिख सकते हो, आप हिंट ले सकते हो कि दो क्रमागत संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं होता। जब कुछ भी नहीं मिलता तो सिर्फ क्या होता है? एक मिलता है, इसलिए करेक्ट आंसर एक हो जाएगा। क्या आंसर आएगा भाई? एक करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चे। चले नेक्स्ट पे, अगला, 1001 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? आपकी एनसीईआरटी किताब में 5005 का दिया है, मैंने उसमें परिवर्तन करके 1001 बना दिया ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक, तो 1001, अब आपको पता है बच्चों ये 2 से तो नहीं कटने वाला, 3 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि 1 और 1 को जोड़ने पे 2 आता है, और 2 3 के पहाड़े में नहीं आता, इसलिए 3 से नहीं कटेगा। 5 से नहीं कटने वाला, 5 से तभी कटता जब पीछे 0 या 5 आता है। अब ये 7 से चेक करते हैं, तो 7 से चेक करते हैं, तो 7 एक कम 7 बचेंगे 3, और फिर 7 चौको 28 बचेगा 2, और 7 त्रिक 21। अब ये 11 से कटेगा क्या? 11 एक कम 11, 3 बचा, 11 3 33, यानी इसके गुणनखंड आए 7 गुणे 11 गुणे 13, और करेक्ट आंसर जो मैच किया वो कौन सा मैच किया? 3। मोस्टली बच्चे मैं देख रहा हूं 2 आंसर लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 7 लिख रहे हैं, कुछ बच्चे 17 लिख रहे हैं, है ना। याद रखिएगा मेरे बच्चे, इसके गुणनखंड पूछे गए कितने हैं, ये नहीं पूछा गया कि इसके गुणनखंड क्या आएंगे। अगर ये पूछा जाता कि इसके गुणनखंड होंगे तब आप लिखते कि 7 11 और 13, ये पूछा गया कितने हैं, राइट। तो 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या एक बार फटाफट से बता दो। गुड, अगला देखो, 17 नहीं हो सकता, फिर से सुन लो, 17 नहीं हो सकता बच्चे। अगला है, दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी और परिमेय संख्या हो सकती है? यह प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा,
और ये आपने 9th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है, आपने 9th क्लास में इसका कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है। चलिए बताइए जल्दी से, दो परमेय संख्याओं के बीच में अधिकतम कितनी हो सकती है? दो परमेय संख्या बता दो कोई भी। जैसे हमने कहा कि 1, अगली संख्या ले ली हमने 2। मैंने पूछा इनके बीच में कोई दूसरी संख्या आ सकती है क्या? अरे सर जी कोई नहीं आ सकती इसके बीच में। यही तो बोलोगे कि भैया सर 1 और 2 के बीच में क्या आता है? तो नॉर्मली इंसान से पूछो 1 और 2 के बीच में क्या आता है? अरे कुछ नहीं आता है, फालतू की बात कर रहे हो। पर अगर एक गणितज्ञ से पूछोगे तो वो अलग तरीके से तर्क निकालेगा, बोलेगा सर 1 और 2 के बीच में तो 1.5 भी आता है, और 1.5 का मतलब होता है सर 3/2, ये होता है। सर 1 और 2 के बीच में 1.1 भी आता है, और सर 1.1 का मतलब होता है, दशमलव हटा के 0 बढ़ा देंगे सर 11/10। सर इसके बीच में 11/10 भी आएगा। नहीं नहीं सर, 1 और 2 के बीच में सर 1.232 भी होता है। तो इसका मतलब सर अगर हम पॉइंट हटा के 0 बढ़ाएंगे तो ये आएगा, यानी कि 1.232/1002 से काट देंगे इसको, जो भी आएगा वो भी यहां पे नोट कर देंगे। ऐसे करके हम लाखों करोड़ों अनंत संख्याएं बना सकते हैं। यानी इसका करेक्ट आंसर होगा क्या? अनंत। क्या आंसर होगा भैया मुन्ना? अनंत इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में? कितनी संख्याएं हो सकती? अनंत संख्याएं हो सकती। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चले आगे। बहुत बढ़िया बढ़िया, आप लोग जवाब दे रहे हो और बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, नेक्स्ट अगला हमारे पास है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? सबको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ठीक है मुन्ना, फिर उसके बाद √5 क्या है? जवाब दीजिए कि √5 क्या है? √5 क्या है? बताइए √5 क्या है? √5 क्या एक पूर्णांक संख्या है? नहीं। क्या ये परिमेय है? नहीं। कैसी है? एक इररेशनल नंबर है, यानी कि ये एक ऐसी संख्या है जिसका अगर दशमलव प्रसार निकालोगे तो अशांत आएगा और आपको आवर्ती मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया, अशांत और अनावर्ती, सॉरी। तो ये आ गया हमारे पास बच्चे कैसा? अपरिमेय संख्या मिल गया। ठीक, फिर उसके बाद अब आया हमारे पास n एक अगर प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? पूछा ना, बोला कि n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? चलिए भैया, हमने लिखा कि n, और प्राकृतिक संख्या का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है ना? डॉट 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 डॉट, बहुत सारी संख्या। अब बच्चों देखो इसके दो केस। पहला, अगर आप इसके अंदर 1 लिखोगे तो आंसर आएगा क्या? 1। अगर आप इसके अंदर 2 लिखोगे तो आगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप इसको 3 लिखोगे तो ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। अगर आप इसके अंदर 4 लिखोगे तो ये सॉल्व होके आंसर आपको 2 देगा। यानी कि अगर n एक बहुत, देखो बहुत ट्रिकी, बहुत बेहतरीन सा प्रश्न पूछा गया है कि अगर n एक प्राकृतिक संख्या है तो √n क्या है? यानी n की जगह पे प्राकृतिक संख्याएं रख के देखो तो a आया 1, ये आया, फिर आगे सॉल्व नहीं होगा, ये नहीं होगा। ये एक बात देखने को मिल रही है कि भैया एक बार कभी कभी आपको परिमेय मिलती है, कभी आपको परिमेय मिलती है, कभी आपको अपरिमेय मिलती है, कभी आपको अपरिमेय मिलती है, और कभी आपको परिमेय मिलती है। इस बात से पता चलता है कि भैया कभी कभी तो परिमेय मिल जाती है और कभी कभी अपरिमेय मिलती है। यानी डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, शाश्वत गुप्ता ने लिख करके बताया है कभी प्राकृतिक तो कभी अपरिमेय। बेटा प्राकृतिक की जगह पे, हाँ ठीक है, प्राकृतिक भी लिख सकते हो क्योंकि प्राकृतिक ही तो होंगे 1 और 2। ठीक, तो कभी परिमेय है, कभी अपरिमेय है, कभी प्राकृतिक है तो कभी अपरिमेय है। राइट, क्लियर हो गया इतनी बात? वेरी गुड बालेश्वर त्रिपाठी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए भाई नेक्स्ट पे आते हैं। एक शून्येतर परिमेय संख्या, शून्येतर का मतलब समझते हो क्या? जो 0 ना हो, जो 0 ना हो। और एक अपरिमेय संख्या, अगर आप इनका गुणनफल कर दो या भाग कर दो तो क्या आएगा? शून्येतर परिमेय संख्या, जैसे एग्जांपल हमने लिखा 3, एग्जांपल हमने लिखा 2, अपरिमेय संख्या हमने लिखा √3।
√2। अगर आप इनको डिवाइड करो, जैसे मैं 3 लिख दूं और इसके नीचे लिख दूं √3/3, तो भी तो ये फिर कैसी है, अपरिमेय ही तो होगी। और अगर √2/3 कर दूं तो भी तो अपरिमेय ही है। यानी कि अगर किसी शून्येतर परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणनफल या भागफल करते हो, या मैं इनको गुणा कर दूं, जैसे मैं इसको इसके साथ गुणा कर दूं तो 3√3, यानी कुछ भी कर दो, गुणा कर दो, भाग कर दो, तो आंसर जो आपको मिलने वाला है वो कैसा आंसर मिलने वाला है, वो आपको अपरिमेय संख्या ही मिलने वाला है। आपको परिमेय नहीं मिल सकता, आपको कभी भी परिमेय नहीं मिल सकता। हाँ, अगर ऐसा प्रश्न होता कि दो अपरिमेय संख्याएं हैं और वो एक जैसी हैं, तो फिर गुणा करने पे आंसर फिर परिमेय आता है ना। जैसे √3 गुणा कर दो तो 3 आता है। यहां तक तो किसी को कोई डाउट नहीं ना? भाई बड़ी गलत बात है यार, आप लोग वीडियो ही नहीं लाइक करते। कहना पड़ता है ना बच्चों आपसे कि लाइक द वीडियो, ऐसा क्यों, है ना? इस संडे को जो मैराथन होने वाली है वो शाम को 6 बजे से शुरू होगी। पहली मैराथन संडे को शाम को 6 बजे शुरू होगी, जिसमें हम लोग करेंगे बच्चों ऐसे प्रश्न, कौन से, ऊंचाई और दूरी। अगर आपके अंदर हिम्मत हो तो ही उस क्लास को देखना, अगर हिम्मत ना हो तो उस क्लास को मत देखना। मैं फिर बोल रहा हूं बच्चों, 3 घंटे लगातार करेंगे। चलिए, अब ये क्या लिखा है, द्विघात बहुपद x² - x + 4 शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा का मान बता दो। चलिए, बहुत सिंपल है। अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक और बटे में x² का गुणांक। x का गुणांक और बटे x² का। तो x का गुणांक तो -1 है, ये आगे का एक माइनस है, और x² के आगे 1 है। आंसर क्या आया, 1। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, यानी बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं -4, कैसे हो सकता -4? हमसे अल्फा प्लस बीटा पूछा है। अगर अल्फा गुणे बीटा पूछ लिया जाता तो भी फॉर्मूला होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। अचर पद 4 है, x² का गुणांक 1 है, तो आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। आंसर कितना आ गया, 4 आ गया। ठीक, क्लियर? यहां तक किसी को कोई समस्या? ठीक है ना? चलो नेक्स्ट। एक, अगर किसी भी एक बहुपद की एक घात है तो उसको क्या बोलते हैं? अगर त्रिघात बहुपद है तो उसकी घात 3 होगी, अगर द्विघात बहुपद है उसकी घात 2 होगी, अगर रैखिक बहुपद है उसकी घात 1 होगी। ठीक है, और अगर बहुपद नहीं है कोई भी तो उसकी घात जो होगी वो कोई भी एक प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। ठीक, तो एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक, अच्छा, जो रैखिक बहुपद होगा उसी से रैखिक समीकरण बनेगा। रैखिक समीकरण बनेगा तो उसका ग्राफ एक सरल रेखा प्राप्त होगा। अगर द्विघात बहुपद बनेगा तो उसका ग्राफ एक परवलय प्राप्त होगा। यह बात रट लीजिएगा बिल्कुल। आगे देखो, पूछा गया है कि इनमें से कौन सा रैखिक बहुपद नहीं है। नहीं पूछा, कौन सा नहीं है। मुझे इसमें x की घात दिख रही 1, ये तो है, इसका मतलब गलत है। इसका घात 1 दिख रही है, ये तो बहुपद है 1। इसमें से इसकी घात मुझे 3 दिख रही है, ये रैखिक बहुपद नहीं है, ये त्रिघात बहुपद है। और ये इसकी घात 1 है, ये भी बहुपद है, अर्थात रैखिक बहुपद है। तो करेक्ट आंसर होगा ये। ठीक है, आ गई बात समझ में? गुड। अगला देखो, एक रैखिक बहुपद दिया गया है ax + b और इसका हमसे शून्यक पूछा है। शून्यक ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, ax + b बराबर में 0 लगा देते हैं, तो हमको शून्यक पता चलता है। तो अगर हम यहां से देखें तो b को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर आएगा माइनस का b बटे में a, यानी कि x बराबर आ गया माइनस का b बटे a। डी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, क्लियर, वेरी गुड। नेक्स्ट,
अगला है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। देखो ये जो रूप लिखा गया है ना बच्चों, ये लिखा गया है रैखिक बहुपद का। किसका रूप लिखा गया है? ये लिखा गया है रैखिक बहुपद का। ये जो लिखा गया है ना, ये लिखा गया है द्विघात बहुपद का। ये लिखा गया द्विघात बहुपद का। ये जो लिखा गया है ना, वो एक त्रिघात बहुपद का। वो एक त्रिघात बहुपद का लिखा है, ये कुछ नहीं। तो हमसे क्या पूछा है? एक द्विघात बहुपद का। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पे आ जाओ। द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या कितनी होती है? 2। रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या 1। त्रिघात बहुपद के शून्यकों की संख्या 3। चतुर्थ घात बहुपद की 4। अगला प्रश्न है कि इसके शून्य कैसे होंगे। ठीक है, इसके शून्य कैसे होंगे। चलो अब हम आपको कुछ होमवर्क दे रहे हैं। ठीक है, कमेंट करके बताओगे, एक प्यारी सी कमेंट लिखोगे और जिसकी भी कमेंट एकदम करेक्ट होगी, जैसा सभी को पता है कि हम कुछ होमवर्क देते हैं, जिसकी कमेंट एकदम करेक्ट होगी उसको हमारी तरफ से हार्ट मिलेगा। आप ऐसे लिखोगे 37 और फिर उसके बाद लिखोगे आंसर, और जो भी आंसर इसमें से करेक्ट होगा वो लिखोगे। ठीक है, ऐसे लिखोगे आप। फिर आप लिखोगे 38, आप लिखोगे 38 आंसर, उसी में लिखोगे, एक ही कमेंट में, अलग अलग नहीं बेटा, है ना, ऐसे। फिर उसके बाद आप इसमें नंबर बदल दोगे। पहले आप 37 लिखोगे, फिर आप 38 लिखोगे, फिर आप 39 लिखोगे, फिर आप 40 लिखोगे। और जिसका भी मुझे करेक्ट मिलेगा, 37 देख लीजिए, फिर 38 देख लीजिए, ठीक है, फिर उसके बाद 39 देख लीजिए, इस तरीके का भी मैंने कराया है, और फिर 40 देख लीजिए। इनके जो भी बच्चे आंसर करेक्ट करेंगे, चलिए 40वां मैं करा देता हूं, 40 का रहने दीजिए क्योंकि 40वां आपके लिए हो सकता है कठिन हो जाए। 40वां मैं करा देता हूं, इन 3 के आंसर कमेंट करोगे। ठीक, 40वां मैं करा देता हूं। देखिए क्या लिखा है, लिखा है कि बहुपद के शून्यक अगर अल्फा बीटा है तो इसका वैल्यू निकालो। बहुत आसान है, देखो क्या बोला गया, अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। अब इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, अल्फा डॉट बीटा, बीटा से बीटा कट गया, अल्फा स्क्वायर, और फिर आ गया बीटा, ये हो गया बीटा स्क्वायर। अगर कहीं भी आपको अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिख जाए तो इसकी जगह पे आप लिख देना, इसकी जगह पे फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ये होता है, और अल्फा डॉट बीटा। ये मैंने आपको क्या दे दी, हिंट। अब क्या करिए, अब आप यहां से अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालिए। अब ये कैसे आया है, 2 अल्फा बीटा जोड़ा गया, 2 अल्फा बीटा घटाया गया, जोड़े वाले से ये फॉर्मूला बन गया, है ना। फिर उसके बाद देखो, अगर अल्फा प्लस बीटा निकालोगे तो आएगा -4 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर मेरे बच्चों आएगा यहां से 4, और अल्फा डॉट बीटा अगर निकालोगे तो 2 बटे 1 यानी कि ये 2। अब ये उठा के इसमें पुट कर दो, ये 4 का स्क्वायर माइनस 2 गुणे 2 बटे में 2, 4 का स्क्वायर 16 माइनस का 4 बटे में 2। ठीक है, तो आया 12 बटे 2। आंसर कितना आएगा, क्या आंसर आएगा, 6 आंसर आएगा। ठीक है, आ गई मेरी बात समझ में। सर जी 38वां करा दीजिए। बेटा इसमें करना क्या है, 2 के ऐसे खंड की घटाने पर कितना आ जाए, 2 के ऐसे खंड की घटाने पर कितना आ जाए, जोड़ने पर कितना आ जाए, 3 आ जाए। सारे प्लस हैं, देख के ही आंसर बता दोगे। अगर सारे प्लस होते, यहां भी यहां भी यहां भी सब प्लस होते तो माइनस वाला आंसर होता है। हो गया, ठीक है। चलिए भाई, तो ये 38 39 40 38 37 38 39 इनके आंसर्स मैं आपसे कमेंट सेक्शन में लूंगा, और जिसका भी आंसर करेक्ट होगा, चैट में नहीं बच्चों, ये जो आप अभी अभी लाइव में कर रहे हो ना, ये चैट है, जिसका भी आंसर करेक्ट होगा उसको हमारी तरफ से एक हार्ट मिलेगा। ठीक है, आगे मेरी बात समझ में। अभी इसमें बात बता दो, इसमें नहीं बताना भैया। 40 का आंसर सर 6 होगा। वेरी गुड आशीष, वेरी गुड।
बहुत बढ़िया, ठीक है। पंकज, सोनम, सोनू, रानू, गुड नाइट सर, आई लव यू सर, आई लव यू टू बेटा। कुछ भी बोल देते हो तुम लोग, ठीक है कोई बात नहीं। चालीसवां बता दिया बेटा। हाँ सर, क्या अब हम क्वेश्चन बैंक ले लें? अभी मत लो, रुक जाओ, 15 सितंबर के बाद लेना। पहले मार्केट में सारी क्वेश्चन बैंक आ जाने दो, 15 सितंबर के बाद क्वेश्चन बैंक लेना, हम आपको बताएंगे तब लेना। एक बच्चे ने कुछ बहुत प्यारी सी लाइन लिखी है, लिखा है कि स्याही सूख नहीं पाती अखबारों की, फिर नया केस आ जाता है। ठीक है बेटा, बहुत बढ़िया, ये शब्द मुंह से नहीं निकालना चाहते अपने। थैंक यू सो मच। कमेंट करके जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट गुड नाइट गुड नाइट। कल दिव्यांशी मैम की क्लास है, देखना मत भूलना। संडे को मैराथन है, शाम को 6 बजे, देखना ना भूलना। बाय बाय।